तो हेलो बच्चे, आज आप लोग का क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए हैं। टॉपिक्स बाय टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव आज बताया जाएगा आप लोग का। टॉपिक्स बाय टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आज आप लोग का टॉपिक्स बाय टॉपिक्स ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है। इस पर गहरीलता ध्यान दें और क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा सा अधिक रहेगा, लेकिन एकदम निचोड़ रहेगा चैप्टर का। एक भी क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न कहा जा रहा है बच्चे कि तोता सबसे अधिकतम उम्र क्या है। माने तोता जो होता है, तोता का उम्र सबसे अधिकतम कितना माना गया है? सबसे अधिकतम तो तोता का उम्र जो माना गया है बच्चे 140 वर्ष जो है वो सबसे अधिक माना गया है। कितना? 140 वर्ष सबसे अधिक माना गया है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। तो ज़िंदगी में केवल एक बार अगर कोई पुष्प खिलता है तो उसका नाम है बांस। बांस जो होता है जिससे हम लोग बहुत चीज़ बनाने का प्रयोग करते हैं, तो ये जो होता है जीवन में केवल एक बार ही फूल खिलता है। इसके बाद यह फूल जो होता है इसमें खिलता उलता नहीं है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है बच्चे? तो अदरक में जो कायिक प्रवर्धन जो होता है वो राइजोम द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोम, यानी ए होगा तीसरा के। निम्नांकित किसमें पादप कायिक अगुणित होता है? तो याद रखिएगा, आपको 4 का जो जवाब होगा बच्चे वो होगा इनमें से सभी, क्योंकि पादप का अगुणित जो होता है यानी एन जो होता है शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, इसलिए इनमें से सभी अगुणित होता है, यानी डी होगा। पौधों जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जलीय वातावरण में जो नहीं पाया जाएगा इसे हाइड्रिला जलीय में पाया जाता है, नीलम्बो ट्रापा, यानी डी हो जाएगा आपको। बबूले जो होता है उसको जलीय वातावरण से कोई मतलब नहीं है, बाकी सब पानी में ही रहता है। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो अमीबा में द्विखंडन भी पाया जाता है, बहुखंडन भी पाया जाता है। फिर आपको कहा जाए तो पैरामेशियम ही पाया, तो इसलिए आपको ही दोनों होगा, यानी सी हो जाएगा। कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? तो याद रखिएगा, कायिक प्रबंधन में अलैंगिक जनन संभव है। पादपों में एलिम्फिबियन या उभयस्थापित किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो होता है ब्रायोफाइटा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटा से। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो याद रखिएगा ईस्ट में होता है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, तो ये जो होता है आपको मीनोस्पोर और जो है आपका मियोस्पोर, ये दोनों जो होता है आपको पेनिसिलियम उत्पादित करता है। समयुग्मक पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा समयुग्मक जो पाए जाते हैं बच्चे वो कैलेडोफोरा में। पैरामेशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो याद रखिएगा ये जो होता है आपको अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। चलिए वही चैप्टर है परंतु जीवों में जनन है, परंतु टॉपिक्स चेंज है। मैंने टॉपिक्स नंबर 2 में अब चलेंगे। आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा आलू में जो कायिक जनन जो होता है वो तना के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा होता है। इसके बाद जानेंगे एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्योंकि उसमें एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, यानी बी होगा, इसमें बी होगा आपका। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवा विविपैरस होता है? तो याद रखिएगा ये जो होगा आपको रैटल स्पर्श में जो होता है ओवा विविपैरस होता है। पुष्पक्रमी पादप में कौन सा पश घटनाक्रम है? तो याद रखिएगा ये जो होता है आपको यानी खास करके भ्रूण का विकास करने के लिए आपको होता है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो सरसों है जो द्विलिंगी है, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का दोनों का मात्रा हो, दोनों इसमें क्रिया हो। याद रखिए किस अवस्था में शब्द का उपयोग होता है?
तो याद रखिएगा आपको एक लिंगी अवस्था में शब्द का प्रयोग होता है। नोडेस को आँख कहते हैं, जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनता है। तो याद रखिएगा आलू में जो होता है नया पौधा बनता है। गतिशील सिलियायुक्त बीजाणु को कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं शैवाल में कोनिडिया। ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। तो याद रहे बिखरे होते हैं इसमें। पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है। तो याद रखिएगा अंतर्भूमि स्तरी। शाखा को वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार को रोपण किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। तो याद रखिएगा ऐसा रहेगा तो शाखा पर निर्भर करेंगे, क्योंकि शाखा पर लगाया गया है। तो आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। तो क्लोन कहेंगे। अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे द्विखंडन के द्वारा होता है। प्रकंद का एक उदाहरण क्या है। तो प्रकंद का उदाहरण एक अदरक है। कलिका रोपण उदाहरण किसका है। तो याद रखिए कायिक जनन का है। और पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा पाया जाता है। तो याद रखिएगा कोनोडिया के द्वारा। कलिका रोपण उदाहरण है किसका। तो याद रखिएगा कलिका रोपण जो उदाहरण है वो कायिक जनन का है। और बताइएगा पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कोनोडिया के द्वारा होता है। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो याद रखिएगा जलकुंभ भी। गेम्मा द्वारा प्रजनन होता है किसमें। तो गेम्मा द्वारा प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। जीवाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मॉर्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखा गया है। तो याद रखिएगा इसको रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। आलू के कंद में आँखें होती है। तो याद रखिएगा यह जो होता है कक्षस्थ कलिका में होती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है। तो उस अवस्था में जो होता है वो आपको अलैंगिक जनन कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा तब यह जो होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। याद रखिएगा एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। तो ये एक याद रखिएगा शैवाल है। और प्याज में प्रवर्धन होता है। तो याद रखिएगा बल्ब द्वारा होता है प्याज में प्रवर्धन। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया। तो याद रखिएगा यह जो किया गया ओवेन के द्वारा। जब नर आकृति में मादा से विभिन्न होता है तब क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा यौन द्विरूपता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर के समान मछली एवं बांस ये सब जो होता है जीवन काल में एक बार खाली प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक वनस्पति प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो याद रखिएगा मुकुलन जेमिलस। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच अवधि है। तो जीवन काल, उसको हम लोग जीवन काल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है। तो याद रखिएगा तने में टुकड़े के द्वारा। बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति किसने किया है। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दे दिया है ना। इसको ऐसे अरस्तु सब कोई बोलता है लेकिन ऑप्शन कंफ्यूज है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो याद रखिएगा
आलू में होता है। यानी निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? तो याद रखिएगा परिदल पत्र। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसमें अंडाणु बनने की विधि को हम लोग अंड जनन कहते हैं, यानी ए। शुक्राणु बनने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं? तो याद रखिए शुक्राणु जनन कहते हैं। एक ही फूल के भीतर परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा स्वपरागन कहलाता है। अंडाशय में अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन कहते हैं। मानव मादा में अंडा का निषेचन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा फैलोपियन नलिका में होता है। मानव में शुक्राणु का भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो याद रखिएगा एपिडिमिस में होता है। यानी युग्मक में गुणसूत्रों सेट होता है। तो याद रखिएगा युग्मक जब बन जाएगा, युग्मक में गुणसूत्रों का सेट जो करेंगे तो ओकर बाद 4n की क्रिया कर लेता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। यानी कह रहा है 9वां क्वेश्चन कि 3 परत वाली संरचना किसके अंदर एक नई गुहा आंत्र बन गई होती है, वो क्या कहलाती है? तो याद रखिए गैस्ट्रोला कहलाती है। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं क्या कहलाता है? तो याद रखिए उभयलिंगी कहलाता है। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नता देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा लैंगिक जनन। वह विधि जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा इसमें मुकुलन, लैंगिक जनन, अलैंगिक की सब में तो क्रिया होवे करता है, यानी सभी हो जाएगा। जंतु को शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा उसमें जरायुज कहा जाता है। अंडे से लेकर गर्भावस्था शिशु के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं गर्भावस्था। किस अनावृत्ति में भ्रूण पोष हैं? तो याद रखिएगा ये जो होता है त्रिगुणी होते हैं। किस पुष्प के अंडाशय होते हैं? तो याद रखिएगा इसको द्विगुणित होते हैं। पौधे में किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं द्विगुणित। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो याद रखिएगा पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में। घरेलू मक्खी के मेजोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो इसमें गुणसूत्र की संख्या 12 होता है घरेलू मक्खी में। याद रखिएगा पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो ये जो होता है आपको फैसियोला में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? तो युग्मनज के बाद समयुग्मनज, युग्मक जनन, युग्मनज भ्रूण जनन, यानी सी होगा आपका। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 22 कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो याद रखिए केंचुआ, हाइड्रा, जोंक की सब द्विलिंगी है। अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा इस अगुणित गुणसूत्र युग्मनज में पाया जाता है। सेव का गूदेदार खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो थैलेमस कहलाता है। ड्रोसोफिला के में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 8 होता है। घरेलू मक्खी में 12। यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमेटिस। मानव के अर्धसूत्री विभाजन की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 46 होता है। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु।
रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसा होता है? तो याद रखिएगा वो होता है हल्के भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, यानी याद रखिएगा ये दोनों होते हैं। उभयलिंगी प्राणी कैसा होता है? तो याद रखिए उभयलिंगी प्राणी केंचुआ को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणी संरचना है? तो याद रखिएगा द्विगुणी संरचना जो है आपका युग्मनज है। निम्नलिखित में से किस में मध्य चक्र नहीं होता है? तो मध्य चक्र जो होता है वो बंदर में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें कुत्ता जो है द्विलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें स्पाइरोजेनेसिस में जल की आवश्यकता नहीं। इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी नहीं है। तो याद रखिएगा आपको 36 का जो होगा आपको डी केंचुआ। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होता है आपको 23। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? तो याद रखिएगा आंतरिक आवृत्ति बीजी में होता है। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः हल्के और छोटे होते हैं। निषेचन तक की क्रिया में ओवैल्यू विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो याद रखिएगा पेरिकॉर्प। द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो सी याद रखिए भ्रूणपोष। साइकस में परागन होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो होता है 3 कोशिकीय अवस्था। एंथेसिस की परिघटना संबंधित है। तो याद रखिएगा पुष्प कलिका का खुलना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है? तो याद रखिएगा पाइनस। इनमें से कौन एक लिंगी है? तो याद रखिएगा पपीता। अंडप्रजक है। इनमें से सभी द्विगुणित है युग्मनज।